हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पार्टिकल लिख लिया है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे। और यहाँ पे है चार्ज कि उस पर कौन सा चार्ज होता है। यहाँ पे मास हो गया कि उसका कितना मास होगा, और लोकेशन कि वो कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहले हमने लिखा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस करके भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इसका मास होता है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो लोकेशन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट्स। इसलिए अलग अलग सेल्स में होता है। जैसे हमारा ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट्स बने होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इसकी ये पोजीशन है, वही लिखा हुआ है। अब प्रोटॉन देख लेते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और इसका जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इसकी लोकेशन न्यूक्लियस होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी जो मास है वो कितना है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब चलते हैं न्यूट्रॉन्स की तरफ। तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर एक भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज है, ये न्यूट्रल है। और ये इसका जो मास है वो होता है इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जितना ही प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये इक्वल होते हैं जितने आपके प्रोटॉन हो गए। और इसकी भी लोकेशन न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो इसमें हमने केवल इतनी ही चीज़ों को कंपेयर किया है, आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन जी ने एक मॉडल दिया था अपने एटम का, उसमें उसकी क्या लिमिटेशंस थी वह हमें बताना है। तो जे थॉमसन जो कि बहुत बड़े केमिस्ट थे, उन्होंने कुछ लिमिटेशन दी थी अपने उसके मतलब जो उन्होंने मॉडल दिया था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। उसे हमने परफेक्ट एटॉमिक मॉडल नहीं माना है। तो उसकी लिमिटेशन क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो कोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो जे थॉमसन का मॉडल फेल था उस मॉडल को, रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन करने में। और सेकेंड इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट डज़ नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। तो उसको कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिला था। उन्होंने बस इतना ही कह दिया था कि एक जो पॉजिटिव एटम जो है वो एक पॉजिटिवली स्फीयर होता है, और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। उन्होंने उनके मॉडल को पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं कि क्रिसमस पुडिंग की तरह उन्होंने एटम को ट्रीट किया था, कि जिस तरह से क्रिसमस पुडिंग यानी केक में ड्राई फ्रूट्स जो जिस तरह से रहते हैं, उसी तरह से इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसमें हमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की जो लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, उनको बताना है। तो इसमें सबसे जो कमियां हैं इसकी वो इस तरह से थी कि द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आर फर्स्ट, पहली कमी ये थी सबसे पहली कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पा रहा था। वो ये उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करता रहता है, तो रिवॉल्व करते करते उसकी एनर्जी एकदम खो जाती, और वो स्टेबल नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। तो इसीलिए वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जो था वो फेल हो गया था इसकी स्टेबिलिटी को बताने में।
और सेकंड क्या है कि सेकंड है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। वो हाइड्रोजन और दूसरे दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रम को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, अच्छी तरीके से का कुछ भी नहीं कर पाया था। तो ये दो ठो ये दो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। हमें इसमें बोर मॉडल ऑफ एन एटम को बताना है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम बहुत ही ज़्यादा सही मॉडल माना जाता है, और नील्स बोर ही एक पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या किस तरह से हम लोग बताएंगे कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के हिसाब से क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से द एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। जो एटम होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में, और द होल मास ऑफ द एटम इज concentrated at the nucleus and the volume of the nucleus is much smaller than the volume of an atom। उनके मॉडल के हिसाब से क्या था कि जो पूरा जो मास होता है एटम का वो कंसनट्रेटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस में ही होता है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो पूरा जो मास है जो एटम का वो न्यूक्लियस में ही सेंटर्ड होता है, और जो वॉल्यूम होता है जो न्यूक्लियस का वो बिल्कुल इतना बहुत ही स्मॉलर होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ एटम से। अब एटम भी बिल्कुल छोटा सा है और उसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है, तो एटम के मास से वो एटम के वॉल्यूम से जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट उन्होंने जो कहा था वो था कि ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। इन्होंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। ओनली सेंटर ऑर्बिटल नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। अब इनके फोर्थ पॉइंट के हिसाब से जो केवल कुछ ही एटम्स ऑर्बिट्स होते हैं उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके अंदर। तो ये था आपका बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल ऑफ एन एटम के लिए आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये आपकी के शेल है जिसमें n=1 ही होती है, फर्स्ट सेल को के बोलते हैं, और सेकंड सेल है n=2, इसको एल शेल बोलते हैं, और थर्ड शेल को एम शेल बोलते हैं। यहाँ n=3 रहेगा। ये है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं उन सबको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मॉडल दिए हुए हैं। पहला है थॉमसन जी का मॉडल दिया है इसमें, और एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एबंडेंट इन इट। तो थॉमसन जी ने कहा था कि जे थॉमसन ने कि एक एटम जो होता है उसमें के वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एबंडेंट होते हैं। उन्होंने सिंपली, हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था कि थॉमसन ने ये बताया था कि जो आपका एटम होता है वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, केक की तरह होता है, जिसमें जो ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें अबंडेंट होते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एटम ये है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ड्राई फ्रूट्स की तरह चिपके हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो सेकंड मॉडल रदरफोर्ड जी ने दिया था। तो रदरफोर्ड जो हैं इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट रदरफोर्ड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में क्या है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड
center in atom called nucleus। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एक जो एटम होता है उसमें यदि ये एटम है तो उसके बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था और उसी से इन्फ्रेंस निकाला था कि एक एटम के मिडल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर में होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है सेंटर में उसके। तो उसका जो मास ऑफ एटम इज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय द न्यूक्लियस, और जो मास होता है ना एटम का वो केवल और केवल कंट्रीब्यूट किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा ही। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है न्यूक्लियस की साइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के कंपेरिजन में। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इन वेल डेफिनेट ऑर्बिट्स। जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि इस तरह से ऑर्बिट, ये पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूमते रहते हैं। तो यही आपके न्यूटन सर ने जी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में बताया गया है। अब चलते हैं हम बोस मॉडल ऑफ एन एटम की तरफ। नील बोर्स जो कि जिन्होंने एक मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉडल माना जाता है और क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि एक एटम के ऑर्बिट्स में कितनी नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन्होंने एक फार्मूला भी दिया था 2n², जिसके ज़रिए क्या होता है, n जो है वो नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिस पर्टिकुलर शेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो बोर एग्रीड विथ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑल पॉइंट्स एज सेट बाय रदरफोर्ड। तो जो नील बोर थे उन्होंने सारे पॉइंट्स को एग्री किया था, मान लिया था जो रदरफोर्ड ने कहा था, except regarding the revolution of electron, for which he added that there are only certain orbits known as discrete orbits inside the atom in which electron revolve around the nucleus। तो बोर नील बोस ने कहा था, वो सारे पॉइंट्स पे एग्री हो गए थे रदरफोर्ड जी के, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व ही करते रहते हैं। उनके लिए उन्होंने, इसके लिए उन्होंने ये ऐड किया था उसमें कि एक कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलेंगे, उनके ही अंदर जो एटम्स होते हैं उन्हीं के उसमें एटम्स इन विच, उसी में एटम्स में जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और अपने ऑर्बिट्स में घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये है आपका बोस मॉडल ऑफ एन एटम, हम पिछली भी उसमें भी देख सके हैं, तो क्वेश्चन में देखा था हमने। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये के शेल है, इसको n इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट सेल है इसलिए, और n इज इक्वल्स टू 2 इसको L शेल भी बोलेंगे, और m इज इक्वल्स टू m शेल है ये, तो n इज इक्वल्स टू 3 है। इसी के बाद हम और भी कर सकते हैं कि L M N O P इस तरह से हो सकती हैं। तो ये बोस ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम है। बोस जी ने आपको एक फॉर्मूला दिया था 2n², जहाँ पे जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो यदि हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2n² के हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सेकेंड है यदि, तो उसमें 2n² के हिसाब से करेंगे तो इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इसी तरह से यदि थर्ड है हमारी, तो 2 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड सेल में। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन नहीं रहते तो कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था नील बोस जी ने। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।